8th Standard General Science Chapter 9 Disaster Management। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोग के लिए और आपको इस चैप्टर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। ओके, लास्ट ईयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर। This year we are going to study about earthquake and some other natural calamities. So, इसके पहले वाले साल में मतलब 7th स्टैंडर्ड में अपन ने कुछ वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज और डिज़ास्टर्स के बारे में देखा था कि क्या होते हैं ये सब। ठीक है, सो इस ईयर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक के बारे में और कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में। ठीक है, What is an earthquake? What are the effects of earthquake? Earthquake क्या होता है and उसके effects क्या होते हैं? Let's see. Earthquake. Sudden vibrations on the earth and shaking of the earth's surface. ठीक है? Sudden vibration on the earth and shaking of the earth surface. और ग्राउंड, ओके, इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। ठीक है, कोई भी सडन वाइब्रेशन, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा है लाइक दिस, ठीक है, एंड कोई भी शेकिंग इफेक्ट जो कि अपने को लगे कि ज़मीन हिल रही है तो उसे बोला जाता है अर्थक्वेक। सो दीज कॉज सिस्मिक वेव्स लीडिंग टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रिमर्स, शेकिंग और इट गोज अप एंड डाउन। ठीक है, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रिमर्स या फिर शेकिंग या फिर ऊपर नीचे गोज अप एंड डाउन सरफेस का होना, तो ये अर्थक्वेक की निशानी है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, क्रैक वगैरह हो जाना, जैसे दिख रहे ज़मीन का क्रैक हो जाना। द शॉक्स एंड वेव्स formed in the interior of the earth spread on the surface in all directions. The central point of earthquake is the point above the epicenter on the earth surface. जो सेंट्रल पॉइंट रहता है अर्थक्वेक का, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट होता है जो कि एपिसेंटर से ऊपर होता है। ठीक है, अबाउ द एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का जो एपिसेंटर होता है उसके थोड़ा ऊपर होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। ओके, सो द स्ट्रॉन्ग convulsions or waves at first reach to the epicenter, therefore major loss occurs near to that area. तो जो वेव्स वगैरह होती है वो सबसे पहले एपिसेंटर तक पहुंचती है, फिर इसलिए जो ज़्यादा मेजर लॉस होता है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो एपिसेंटर पे पहुंचती है उसकी जो अर्थक्वेक की वेव्स है, इसलिए जो उसके आसपास के एरियाज होते हैं उसको भारी नुकसान होता है। ठीक है, मेजर लॉस होता है। शॉक्स ऑकर्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक कैन बी माइल्ड और इंटेंसिफाइड एक्यूट। जो शॉक्स होते हैं, जो शॉक्स आते हैं अर्थ सरफेस पे, किस लिए आते हैं? ड्यू टू अर्थक्वेक एंड कैन बी माइल्ड और एक्यूट, इंटेंसिफाइड। ठीक है, वो माइल्ड भी हो सकते हैं या फिर इंटेंसिफाइड या फिर एक्यूट भी हो सकते हैं। ओके, सो ऑन द अर्थ mild earthquakes occur in a larger number than the intensified or runners. जो माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर्स occurs in larger number। ठीक है, माइल्ड अर्थक्वेक्स ज़्यादा होते हैं as compared to the intensified earthquake. ओके, every day earthquakes are noticed at some or the other places on the earth. हर दिन अर्थ के कोई ना कोई प्लेस पे अर्थक्वेक को नोटिस किया जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर
every year nearly 12,400 to 14,000 earthquakes occur on the earth. So ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो नेशनल अर्थक्विक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो सेंटर है ये खास अर्थक्विक को मतलब वो उससे कैसे बचा जाए या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं या फिर वो कब आने वाला है, कहाँ का आ रहा है, कहाँ का आएगा, ये सब की जानकारी क्या रखते हैं, ये सेंटर रखता है। ठीक है। सो इनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर ईयर कम से कम 12,400 से लेके 14,000 अर्थक्विक होते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, एक साल में, हर ईयर, ठीक, एवरी ईयर। सो फ्रॉम दिस इट इज नोटिस्ड दैट अर्थ इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। सो इसी से पता चला है कि अर्थ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं एरिया पे तो वाइब्रेशन है अर्थ के। So, the machine or instrument which records the earthquakes is called seismograph और seismometer। ठीक है, जो मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करती है उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर। एंड द असेंट्यूशन मतलब इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। ठीक है, एंड इंटेंसिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती है, एक रिक्टर स्केल करके है, उससे इंटेंसिटी मेज़र की जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आर मेंशन्ड बिलो, स्टडी देम केयरफुली। दिस आर द इफेक्ट। ठीक है, causes of an earthquake and effects of an earthquake. Volcanic eruption, वॉल्केनिक हो सकता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना अपन वॉल्केनो फूट गया है। ठीक है, वैसा कुछ हो सकता है जब अर्थक्वेक आने वाला हो तो। या फिर स्ट्रेस ऑफ बिग डैम ऑन द अर्थ, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उन पे भी भार आ सकता है। माइनिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, कॉज हो सकता है। देन अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, देन वाटर percolates through the cracks of the earth. Due to tremendous heat, the water converts into steam. The steam formed tries to come out from the loose earth surface, causing earthquake. So earthquake कैसा होता है, देखो माइनिंग से भी कभी कभी अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उस अर्थ के ऊपर, उस पर अगर स्ट्रेस आ गया तो उससे भी अर्थक्वेक हो सकता है। एंड एटॉमिक टेस्ट से भी हो सकता है। देन जो वाटर होता है जो क्रैक्स से जाता है, अर्थ के क्रैक्स में से जो वाटर फ्लो होता है, सो क्या होता है वहाँ पे जो ट्रिमेंडस हीट तैयार होती है, जो बहुत ज़्यादा हीट तैयार होती है, उससे क्या होता है वाटर इवापरेट हो जाता है, फिर वो वाटर किस में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हीट के कारण वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। सो वो जो स्टीम वहाँ पे बनी है तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नीचे से जो अंदर दबे हुए पानी में से जो स्टीम निकल रहा है उसमें से वाटर जो स्टीम है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है फ्रॉम द लूज अर्थ सरफेस। जहाँ जहाँ से सरफेस लूज होके वहाँ से वो बाहर आने की कोशिश करती है, तो उस वजह से क्या होता है, फिर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सिंपल है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स। अपन इंसान को खो सकते हैं, एनिमल्स को भी खो सकते हैं और पेट्स को भी खो सकते हैं इस वजह से। इकोनॉमिक लॉस एट लार्ज स्केल, electric poles, pipelines, houses, buildings, roads, railway tracks are destroyed. So economic नुकसान भी बहुत होता है
अर्थक्वेक से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, पाइपलाइंस फूट जाती है, देन हाउसेस बिल्डिंग सब गिर जाते हैं, रोड्स में क्रैक आ जाती है, रेलवे ट्रैक्स भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये सब पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो गया, इसलिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स स्ट्रीम्स चेंजेस। जो भी डायरेक्शन है नदियों का और स्ट्रीम्स वगैरह का, वो सब चेंज हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस। आग लगने की जो पॉसिबिलिटी है सिटीज़ के अंदर वो बढ़ जाती है। If there is earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby large scale destruction of coastal region. So, अगर ओशन के बॉटम में अर्थक्वेक है या फिर आ रहा है तो वो एक सुनामी क्रिएट कर सकता है, जो सुनामी की वेव्स होती है वो क्रिएट कर सकता है। एंड बड़े स्केल में, बड़े पैमाने में क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है कोस्टल रीजन्स का। कोस्टल रीजन्स मीन्स बहुत जो समुद्र या फिर नदी के किनारे, ठीक है, ओशन सीज के किनारे जो रीजन होता है वो भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस। जो भी वाटर टेबल का लेवल है वो भी चेंज हो सकता है ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ओके, दीज आर द इफेक्ट्स। देन अपने को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है, तो अपने को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट, इफ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हो तो डू नॉट गेट स्केयर एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर और देयर, स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस। अगर आप घर पे हो तो इधर मतलब डरिए मत, ठीक है, डोंट बी स्केर्ड, डोंट गेट स्केर्ड। एंड इधर उधर भागने से अच्छा एक जगह स्टैंड खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड स्टील, एक जगह स्टील खड़े हो जाओ, ठीक है। सो आइदर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड और एनी अदर फर्नीचर एंड कवर योरसेल्फ अंटिल द मूवमेंट ऑफ अर्थ स्टॉप। सो एक तो आप ज़मीन पे बैठ जाओ या फिर पलंग के नीचे बैठ जाओ या फिर कोई ऐसा फर्नीचर के नीचे चले जाओ जिससे आप कवर हो रहे हैं, ठीक है। एंड अपने आप को एक कवर कर लो, जब तक उसको अपने आप को कवर करके रखो तब तक वो अर्थ हिलना, जो अर्थ का मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं हो जाता। ओके, इफ देयर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर देन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई भी टेबल या फिर कोई भी ऐसे शेल्टर जिसके नीचे आप जाके छुप सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक साइड में एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ एंड अपने हेड को, अपने सर को अच्छे से कवर कर लो, अपने हाथ को फोल्ड करके, ठीक है, अपने हाथों से अपने सर को अच्छे से कवर कर लो। देखो, ये हो गया फर्स्ट प्रिकॉशन। देन सेकेंड, इफ़ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, अगर आप व्हीकल में बैठे हो या फिर कोई गाड़ी या फिर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आप कहीं भी बैठे हो या फिर आप घर के बाहर हो, तो क्या करना है, देन पार्क योर व्हीकल एट अ सेफ प्लेस। एक ऐसी जगह पार्क कीजिए अपनी गाड़ी को जो कि सेफ हो, ठीक है, ऐसी सेफ प्लेस पे, एंड सिट इनसाइड इट, एंड अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, ठीक है। 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर के अंदर ही बैठे रहो, एक अच्छी सेफ जगह पार्क करके, ठीक है। एंड डू नॉट वेट नियर और बिलो द टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल। और कोई भी बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग के नीचे वेट मत करो, या फिर बिल्डिंग के नीचे अपनी कार खड़ी मत करो, या फिर कोई भी ट्री हो, झाड़ हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है उसके आसपास तो बिल्कुल ही नहीं रहना आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या फिर ट्रीज होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सब क्या हो सकते हैं, गिरने का उनका डर होता है, ठीक है, वो सब गिर सकते हैं, इसलिए ये सब से तो आपको दूर ही रहना है।
अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, सो ये थे प्रिकॉशंस। देन देखते हैं अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जब अर्थक्वेक हो रहा है तो। ओके, फर्स्ट है अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इंस्टेड यूज स्टेयरकेस। लिफ्ट, अगर आपका फ्लोर, सपोज कि आपका फ्लोर 10th फ्लोर पे है और ऐसा लग रहा है आपको अर्थक्वेक आ रहा है या फिर कुछ, तो आप लिफ्ट का यूज़ ना ही करो। ठीक है, आपको लिफ्ट का यूज़ अवॉइड करना है। लिफ्ट की जगह आपको क्या, स्टेयरकेस यूज़ करने का, जो सीढ़ियाँ होती है उसका यूज़ करने का। ठीक है, आप कितने भी ऊपर क्यों ना, आपका जो फ्लैट है कितने भी ऊपर क्यों ना हो, आपको लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, यू शुड हैव टू अवॉइड द लिफ्ट। Avoid using lift in the multi-story building. Instead, use staircase. Do not sit in discomfort for long. Do some physical movements. And ऐसे कोई भी डिस्कम्फर्ट जगह में तो मत ही बैठिए ज़्यादा देर तक। ठीक है, कुछ फिजिकल मूवमेंट्स आपको करती रहनी पड़ेंगी। थर्ड, आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर। अर्थक्वेक के बाद आग लगने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, मतलब आग लग सकती है कोई भी एरिया में। तो इसलिए टू अवॉइड इट, इसको अवॉइड करने के लिए केयरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसलिए आपको क्या करना है, केयरफुली जो मेन आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो मीटर आपका है जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, उसको क्या कर लो, ऑफ कर लो, स्विच ऑफ कर लो। ओके, सो डू नॉट यूज कैंडल्स, लैंटर्न और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज टॉर्च और बैटरी। तो आपको कैंडल्स, लैंटर्न या फिर मैच बॉक्स का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, कैंडल्स भी नहीं, लैंटर्न भी नहीं, एंड जो माचिस की डब्बी होती है वो भी नहीं। ठीक है, इसकी जगह आप टॉर्च या फिर बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, earthquake resistant or proof buildings. The constructions which do not get damaged due to earth movements up to a certain limit are called earthquake resistant buildings. जो ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो डैमेज नहीं होते अर्थक्वेक के मूवमेंट के बाद भी, अर्थक्वेक आने के बाद भी ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, वो सही सलामत रहते हैं जैसे कि वैसे रहते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक। ठीक है, सो उसे बोला जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन को या फिर बिल्डिंग्स को बोला जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, जो कि अर्थक्वेक को सहन कर सकती है। ठीक है, रेजिस्टेंट में सहन करना, तो उसको रेजिस्ट कर रही है अर्थक्वेक को, तो वो हो जाएंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। सो टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड सम कोड ऑफ कंडक्ट। टॉल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। Buildings are constructed as per IS 456 and earthquake resistant constructions are performed as per IS 1893 criteria for earthquake resistant design of structure and IS 13920 ductile detailing of reinforced concrete structures subjected to seismic forces. So advanced technology is used for earthquake resistant constructions. ठीक है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ऐसी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। To get prior intimation about earthquake, modern equipments like laser ranging, very long baseline, gauger, counter, creep meter, strain meter, tide gauge, tilt meter, volumetric strain gauge, etc. are used. So, ये सब जो नाम दिए हैं ना, ये सब क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जो कि इंटीमेशन को मेज़र करती है। ठीक है, टू गेट प्रायर इंटीमेशन अबाउट अर्थक्वेक, प्रायर इंटीमेशंस
लेने के लिए अर्थक्वेक के बारे में ये सब का यूज़ होता है। ठीक है, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग टूल्स है जो कि इसे यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 64। सो अभी अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। ठीक है, सो लेट्स सी। क्लास ए फायर, सॉलिड सब्सटेंसेस। फर्स्ट टाइप है क्लास ए फायर, सॉलिड सब्सटेंसेस। कॉमनली flammable materials are their fuel source: wood, clothes, coal, papers, etc. This fire can be put out with water. So, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर या फिर ये सब जो भी है, ये सब फ्यूल सोर्सेस है। मतलब अगर आप इसको आग लगाते हैं तो इस पर जल्दी से आग लग जाती है, बट ये इस पर जो आग लगेंगी क्लॉथ्स, कोल, पेपर वगैरह पे, ये आप पानी से इसको बुझा सकते हो। ठीक है, ये इस काइंड की जो आग होती है, फायर होती है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ वाटर यू कैन पुट ऑफ। ठीक है, देन अभी क्लास बी देखते हैं। क्लास बी फायर जो कि लिक्विड सब्सटेंसेस की होती है। फायर्स कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस, पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल, पेंट्स एक्सेट्रा। All these substances are lighter than water. ये जितने भी सब्सटेंसेस है ये क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस है, मतलब इसको जल्दी से आग पकड़ सकती है। और ये सभी सब्सटेंसेस पानी से हल्के सब्सटेंसेस, ठीक है, ये पेट्रोल, ऑयल, सॉल्वेंट्स और ये सब क्या है, पानी से हल्के वाले सब्सटेंसेस है। इसलिए therefore fire extinguishers can be used to extinguish fire. So therefore fire extinguishers can be used to, मतलब ये यूज कर सकते हैं extinguish fire। ठीक है, सी टाइप का गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, सी वाला होता है गैसियस। सो फायर्स कॉज ड्यू टू एसिटिलीन हाउस होल्ड गैस, तो ये तो सभी को पता है, गैस वाला ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे फायर पकड़ सकता है। ठीक है, वन एंड ओनली एलपीजी गैस। ठीक है, अपन को पता है, आपको तो पता है कि घर में जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो तो एक गैस ही है ना, टाइप का गैस, उससे भी आग पकड़ सकती है। तो ये सी टाइप में आता है, वो जो अपना गैस है सिलेंडर वाला, ठीक है, एलपीजी, वो उसमें आता है। देन क्लास डी आता है केमिकल सब्सटेंसेस। फायर्स कॉज्ड ड्यू टू combustible metals like potassium, sodium and calcium which react with water at normal room temperature. So कुछ ऐसे फायर कॉज ड्यू टू कम्बशन, कभी कभी फायर मेटल्स के कम्बस्टिबल से भी, कम्बशन से भी क्या हो सकता है, कॉज होता है, फायर हो सकता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब से फायर आग जल्दी पकड़ सकती है अगर वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर एट हाई टेम्परेचर एंड व्हेन बोथ दीज ग्रुप कंबाइन विद वाटर इट एक्सप्लोड्स। सो जब भी ये सब ग्रुप्स वाटर के साथ आते हैं, मिलते हैं, तो एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल। क्लास ई फायर, electrical. So a fire caused due to electrical components is class E fire. To extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguishers like कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज। ठीक है, जो ई वाला फायर है वो क्या, इलेक्ट्रिकल से जो फायर होती है, फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से फायर जो आग लगती है उसे बोला जाता है क्लास ई फायर। सो टू एक्सटिंग्विश सच फायर, मतलब ऐसी आग को बुझाने के लिए जो भी मेन पावर सप्लाई हो रहा है उसको कट किया जाता है। और नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज, और नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या यूज़ किया जाता है इसको बुझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ऐसी इलेक्ट्रिकल वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए। ओके, फिर मेथड्स है, मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन। ठीक है, उसका मेथड देख लेते हैं। देयर आर 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप द स्प्रेड्स ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर। ठीक है, मेन
3 मेन मेथड से अपन आग को फैलने के लिए रोक सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोल आउट, यूज़ ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर। वाटर इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन विच इज़ ईजीली अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, पानी एक ऐसा कॉमन एक्सटिंग्विशर है जो कि ईजीली अवेलेबल है। आप कहीं पे भी आपको पानी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इफ़ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर और अराउंड द फायर इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द फायर। अगर आप स्प्रे करते हो पानी को उस आग पे या फिर उसके आजू बाजू डालते हो तो ये कूलिंग इफेक्ट तैयार करता है वाटर। ठीक है, आग को कंट्रोल करने के लिए। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, आप सभी जगह पानी का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया था इलेक्ट्रिकल में आप पानी का यूज़ नहीं करोगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल में पानी का यूज़ करेंगे तो और आग पकड़ जाएंगे। और जैसे केमिकल सब्सटेंसेस में भी अगर यहाँ पे बोला ही है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट होके ब्लास्ट होता है। अगर आप फिर से वाटर डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आप गैसेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड में करके फ़ायदा नहीं क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेस है वो वाटर से भी हल्के हैं बाकी के सब्सटेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप सॉलिड सब्सटेंस से भी कर सकते हो और गैसेस में भी यूज़ कर सकते हो वाटर का। ओके, देन suppress the fire to control the fire which is caused due to electricity or oil, sand or soil can be used. See, आप जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑयल से जो आग लगी है उसको आप रेत या फिर मिट्टी डाल के आप उसको बुझा सकते हो। ठीक है, सैंड या फिर ऑयल सॉइल डाल के आप उसको क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, बुझा सकते हो। If we sprayed a froth-like substance on the fire, it cuts off the contact between air and water, air and fire. ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सब्सटेंस डालते हो फायर के ऊपर तो वो एयर और फायर के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो तोड़ देता है, तो इसलिए आग क्या हो जाए, बुझ जाती है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल। ये मेथड ज़्यादा यूज़ होती है। Third, keep away flammable substances. In this method, all flammable substances are kept away from the fire. इस मेथड में जो भी जिससे जल्दी आग पकड़ते हैं ऐसे सब्सटेंस को दूर रखा जाता है। And any wooden article or flammable substances must be kept away so that no source is left for the fire to spread. तो हमेशा जैसे कोई वुड हो गया, लकड़ी हो गया या फिर कोई क्लॉथ हो गया या फिर कोई कागज़, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं ऑयल वगैरह, ये सबको तो पहले दूर रखा जाता है ये सबसे, ताकि आग को फैलने के लिए कोई चीज़ मिले नहीं। ठीक है, कोई सोर्स ना रहे, इसलिए ये सबको पहले दूर रखा जाता है। देन स्टीर अप पम्प्स इन द बेस्ट डिवाइस टू पुट ऑफ स्मॉल फायर्स। इट स्प्रेज वाटर इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द फायर। ठीक है, कोई भी पंप वगैरह होता है जिससे पानी फैल के अपन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाथ से डालोगे तो एक ही जगह गिरेगा, अगर आप स्प्रे करके डालोगे तो ज़्यादा फैलेगा। तो वाटर को स्प्रे करना चाहिए ऑल डायरेक्शंस में। ओके, लैंडस्लाइड्स, ड्रिफ्ट, कोलैप्स। Natural cracks and fissures present in hard rocks cause their breakings. Especially at the time of heavy rains, water entering these cracks causes weathering of these rocks. Weight increases, these rocks slide on the slopy region and settle at the lower side. This is called collapse of rift. जो नेचुरल क्रैक्स रहते हैं एंड जो फीचर्स रहते हैं जो हार्ड रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट इन हार्ड रॉक्स क्या करते हैं, वो ब्रेकिंग करते हैं। जो हार्ड रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं, नेचुरल क्रैक्स, वो ब्रेकिंग करते हैं। कैसे करते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन, जब भारी बरसात होती है तो वाटर उस क्रैक में से एंटर करता है। ठीक है, और क्या, वेदरिंग टू दीज रॉक्स एंड कॉजेस
वेदरिंग टू दीज रॉक्स में क्या वेदरिंग कॉज करता है, सो वेट इंक्रीजेस, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका वेट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस है। सो दीज रॉक स्लाइड्स ऑन द स्लोपी रीजन, तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे ये कोई हार्ड रॉक है, ठीक है ऐसा, तो यहाँ पे कोई सपोज कोई पहाड़ है या फिर कोई रॉक है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा कुछ तो भी रॉक है, अभी इसमें थोड़ा सा वही हैवी हो गया है पानी के कारण, ठीक है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर इट गेट्स हैवी। सो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से स्लाइड करेगा, ठीक है, जहाँ से स्लोपी रीजन दिख रहा है उसको, अब वो नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है, रॉक स्लाइड्स, एंड नीचे साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा, यहाँ से स्लाइड करके इधर आके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उससे बोला जाता है कोलैप्स ऑफ रिफ्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड कोलैप्स ऑफ रिफ्ट। कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का कॉज देखेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, tsunami, heavy rains, storms, flood cause landslides. Unlimited cutting of trees causes soil erosion. While building roads in mountains, there is a lot of digging that makes the mountain weak. Effects of landslides. Rivers get flooded and change their paths. ठीक है, जो नदियाँ रहती है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है और वो अपना पाथ क्या करती है, चेंज कर लेती है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स, देयर इज लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन अ लार्ज स्केल एज ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन स्लोपी एरिया कोलैप्स ऑन low laying land. लैंडस्लाइड अफेक्ट्स द ट्रैफिक, जो लैंडस्लाइड होता है वो ज़रूर ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आके पूरे पत्थर जमा हो रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई रास्ता भी है तो रास्ता ब्लॉक कर देगा ना, अगर पूरे वहाँ पे रॉक्स आके जमा हो रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज प्लांट लाइफ ऑन इट, ठीक है, दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। देन डिजास्टर रिलीफ planning. If the plan is prepared, it will help any disaster relief in the school. For that, prepare a chart as given below. ठीक है, this is one chart to prepare, ठीक है, to prepare already. So disaster relief planning, ठीक है, डिजास्टर से बचने के लिए कुछ प्लानिंग्स पहले से जो की जाती है। मेन पॉइंट्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द school disaster management committee, detailed information about school building. So the thing to be noted, name and address of the school note करना चाहिए, then name and residential address of the headmaster with contact number, name and contact number of school management members, then total number of staffs. फायर एक्सटिंग्विशन होना ही चाहिए स्कूल में, तो then awareness होना चाहिए, instructions, traffic management, safety, communication community, that is sub community, total number of rooms, number of classroom, classes, then type of roof, wooden, cement, sheet, etc. और age of the building year, ये सब भी पता रहना चाहिए कि कितने साल की होगी ये बिल्डिंग, मतलब बहुत सालों पुरानी तो नहीं है ऐसा, ठीक है। सो बाकी के सेम ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको डिज़ास्टर रिलीफ जो प्लानिंग होती है, डिज़ास्टर से बचने की प्लानिंग, ठीक है, ये वो प्लानिंग का ही हिस्सा है टेबल के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 66। सो ये एक एक्सरसाइज है अभी। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है एंड इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगी जिसमें जाकर आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपको खुद ही करनी होती है, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ इसमें दी है वो आपको अपने मन से खुद ही करनी है क्योंकि आपके रिवीजन के लिए है। ओके।